हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइज स्टडी पॉइंट में। आज हम 5 जनवरी की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा बन गया है? GSAT-17, GSAT-18, GSAT-19, GSAT-20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, GSAT-20। तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह बन गया है GSAT-20। इसके बारे में और जान लेते हैं। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने घोषणा की है कि भारत अपनी अगली पीढ़ी के भारी संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करने के लिए SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। अब अपने इंडिया के पास भी तो वो ले जाने के लिए रॉकेट है, बट इंडिया दूसरे देश का यानी कि SpaceX का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? इसके पीछे भी रीज़न है। क्या रीज़न है? जो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पेलोड ले जाने के लिए जो रॉकेट है उसका नाम है LVM-3 है, जो कितना वजन लेके जा सकता है? 4000 किलो तक का वजन लेके जा सकता है। पर हमारी जो रॉकेट है, जो हमारा GSAT-20 है, इसका वेट है 4700 किलोग्राम। 4700 किलोग्राम है किसका वजन? GSAT-20 का। तो इसको LVM-3 4000 किलो तक का पेलोड को जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचाने में सक्षम है, जबकि तुलनात्मक रूप में फाल्कन 9 की क्षमता लगभग दोगुनी है, यानी कि 4000 किलो किसकी है? LVM-3 की। इससे दोगुनी यानी कि 8000 किलोग्राम किसकी कैपेसिटी है? फाल्कन 9 की। GSAT-20, जिसे CMS-03 या GSAT-N2 के नाम से भी जाना जाता है, यह एक संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। GSAT-20 का पहला परीक्षण कब हुआ था? तो ये पहला परीक्षण इसका हुआ था 23 जून 2022 को। कहाँ से किया गया था? तो फ्रेंच गुयाना से किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये एरियन 5 VA-257 प्रक्षेपण यान के द्वारा किया गया था। अब बात करें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की, तो ये एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है, यानी कि ये सरकार से अलग है। स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2019 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? बेंगलुरु में। और इसरो का भी मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ। अगर बात करें, अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। चंद्रयान 3 हमने अपने न्यूज़ में कवर किया था, तो अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसको लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। ये कब पहुंचा था चंद्रमा पर? 23 अगस्त को पहुंचा था। और जिस तिथि को ये पहुंचा था उस तिथि को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। कहाँ से ये लॉन्च हुआ था? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से ये ले जाया गया था? तो LVM-3M4 के द्वारा इसको ले जाया गया था, जिसको कि बाहुबली और फैट बॉय भी कहा जाता है। उस रॉकेट को फैट बॉय और बाहुबली भी कहा जाता है। अब इसके अंदर जो लैंडर लगा था उसका नाम क्या था? विक्रम था। और जो रोवर था इसके अंदर उसका नाम था प्रज्ञान। अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम ज़्यादातर पूछा जा रहा है, एग्जाम में रिसेंटली देखा गया है, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम ज़्यादा याद रखना है तुम्हें। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? P वीर मुथुवेल। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतारा गया उसका नाम क्या है? उसका क्या नाम रखा गया? शिव शक्ति। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ एक और थोड़े समय बाद एक और सैटेलाइट लॉन्च किया गया, यानी कि जिसका नाम है आदित्य L1। L1 का यहाँ पर मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये दोनों का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है, जिससे कि यहाँ पर सैटेलाइट बना रहता है। ये भारत का पहला सूर्य मिशन है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो PSLV-6P7 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ये अपने साथ 7 पेलोड लेके गया था। इस आदित्य L1 मिशन के दौरान प्रधान वैज्ञानिक कौन रहे थे? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं निगार साजी। अब इसरो की बात कर लेते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुख्यालय बेंगलुरु में। इसके चेयरमैन हैं S सोमनाथ। S सोमनाथ ने हाल ही में उनकी एक बायोग्राफी आई है, उसका नाम है नीलाव कुदिचा सिमांगल। तो ये आपको याद रखना है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है? K सिवान को, जो इससे पहले पूर्व अध्यक्ष थे इसरो के। इसका मोटो क्या है इसरो का? स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। इंडिया का पहला सैटेलाइट, कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री नाम है। उत्तरी ध्रुव में यानी कि आर्कटिक वाले एरिया में क्या नाम है? हिमाद्री। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये राकेश शर्मा थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 3 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 जनवरी। तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है 4 जनवरी को। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। आपने देखा होगा कि ब्रेल जो लैंग्वेज होती है वो कोडिंग होती है एक टाइप की, तो जिसमें ए होता है उसमें एक डॉट होता है, बी में 2 डॉट होती हैं, सी में ऐसा करके हॉरिजॉन्टली 2 डॉट होती हैं। तो ये जो पूरी ब्रेल लिपि है ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ये आपको इतना याद रखना है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है रीचिंग द ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड, अंधे और दृष्टिबाधित व्यक्तियों तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूटी यानी कि पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। तो विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। तो कब योजना की शुरुआत की है? 17 सितंबर 2023 को, जिस दिन विश्वकर्मा जयंती थी। इसका उद्देश्य क्या है? सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि इस योजना की नींव है। इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना, तो ये केंद्र की योजना है और केंद्र के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाएगा, जिसका पूर्ण वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इस पहल के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं। तो क्या लाभ प्रदान किए जाते हैं हम ये देखते हैं। तो इसके अंतर्गत 15,000 रुपये तक की एक टूल किट दी जाएगी। तो 15,000 रुपये की एक टूल किट दी जाएगी और लोगों को जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे उन्हें 5% ब्याज पर बिना गारंटी के साथ 3 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसके अंतर्गत निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और 500 रुपये का दैनिक भत्ता दिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक शिल्प और क्षमताओं का अभ्यास करने वाले श्रमिकों को सरकारी सहायता प्रदान करना है। तो अब है क्या ये? तो किस योजना में हम दे रहे हैं? विश्वकर्मा योजना में। तो विश्वकर्मा योजना में किस चीज़ों में? शिल्प और जैसे कि लोहार वगैरह जो लोग होते हैं जिसमें कि मशीन नहीं लगती हैं, ऐसे कारीगरों को बढ़ाने के लिए ये योजना लाई गई है। इसकी अवधि कब तक है? तो अवधि देख लेते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 के बीच 5 साल की एक अवधि के लिए संचालित किया जाएगा। विश्वकर्मा जो योजना है वो क्या है, किसके लिए है, ये देख लेते हैं। भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा कारीगरों और शिल्पकारों से बना है। ऐसे कारीगर जो अनौपचारिक रूप से मशीन रहित हाथ से काम या श्रम करते हैं विश्वकर्मा योजना की श्रेणी में आते हैं। जैसे लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार सहित विभिन्न पारंपरिक व्यवसायों में काम करने वाले लोगों को विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है। अब योजनाओं की बात हुई तो योजना देख लेते हैं। 2023 में कौन कौन सी योजना चली थी। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना कहाँ चल रही है? तो ये उड़ीसा में चल रही है। संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा में। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ चल रही है? मध्य प्रदेश में चल रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना कहाँ चल रही है? तो छत्तीसगढ़ में चल रही है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना चल रही है बिहार के अंदर। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना चल रही है असम के अंदर। युवा मितान परिवहन योजना चल रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक योजना चालू की जिसका नाम है श्रेष्ठा योजना। लेक लड़की योजना ये किसके द्वारा चालू की गई है? महाराष्ट्र के द्वारा चालू की गई है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा चालू की गई है। तो हमने रिवीजन कर लिया 2023 की जो योजनाएं लागू हुई हैं उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा विकसित की है? स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। तो हाल ही में स्वीडन देश के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा विकसित की है। अब ये हाइड्रोपोनिक जो कृषि है ये कैसी कृषि है? तो इस कृषि के अंतर्गत बिना मिट्टी के फसल पैदा करना है। ऐसी कृषि जिसमें मिट्टी का यूज ना हो। ठीक, इसके बारे में और जानते हैं। तो हाल ही में जौ के पौधे पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो उसमें देखा गया कि 15 दिन के अंदर वो 50% अधिक वृद्धि की है उसने। तो जैसे कि 15 दिन में कोई पौधा इतना बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोपोनिक जो खेती हुई है उसके द्वारा उसमें 50% अधिक ग्रोथ देखी गई है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोपोनिक कृषि करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? स्वीडन बन गया है।
किस पर एक्सपेरिमेंट किया है? जौ के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया है। अब यहाँ पर मिट्टी की बात हुई है तो देख लेते हैं वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया गया, तो 5 दिसंबर को मनाया गया। वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे कब मनाया गया, तो 15 दिसंबर को मनाया गया। तो आपको इतना याद रखना है। अब स्वीडन की बात हुई है तो स्वीडन का देख लेते हैं। देश की राजधानी का नाम क्या है? स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। मुद्रा यहाँ पर कौन सी चलती है? स्वीडिश क्रोना। ये किस महाद्वीप में आता है, तो ये यूरोप महाद्वीप में आता है स्वीडन। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? उल्फ क्रिस्टरसन यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? CSIR यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जाटा अडानी लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्लास्टिक कचरे का रासायनिक रूप से रिसाइकल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो प्लास्टिक कचरे से रासायनिक रूप से रिसाइकल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। इस प्रक्रिया में नई प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक कचरे से हाई क्वालिटी वाली सामग्री तैयार की जाएगी। तो प्लास्टिक कचरे से हाई क्वालिटी वाली सामग्री तैयार की जाएगी और ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय कंपनी बन गई है। प्लास्टिक कचरे के पायरोलिसिस ऑयल को रासायनिक प्रक्रिया के जरिए इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन प्लस सर्टिफाइड सर्कुलर पॉलीमर में बदल दिया गया है। और इन पॉलीमरों के नाम क्या हैं? सर्क्यूरोपॉल, पॉलीप्रोपिलीन, सर्क्यूरिलीन और पॉलीथिनेलीन। ऐसा करने वाली रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी पहली रिफाइनरी बन गई है जिसे ISCC प्लस सर्टिफिकेशन मिला है। तो इस क्वेश्चन से हमने इतना जाना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है? रॉसकॉस्मोस जो कि रसिया की एजेंसी है, जाक्सा, नासा, स्पेस एक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्पेस एक्स। तो अब यहाँ पर पूछा क्या गया है क्वेश्चन कि हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया है। ये बेसिकली जो ये यहाँ पर नाम दे रखा है X-37B, ये है किसकी? तो ये है नासा का, बट इसको लॉन्च किसने किया है? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। ठीक, अब स्पेस एक्स कुछ जान लेते हैं, इसने रिकॉर्ड बनाए थे उसके बारे में जान लेते हैं। तो स्पेस एक्स पहली ऐसी कंपनी है, स्पेस एजेंसी है जिसने 143 सैटेलाइट लॉन्च किए थे एक साथ एक समय पर। ये इसने अपने फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किए थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके हाथ में था? इंडिया के हाथ में था। इंडिया ने अपने 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे PSLV C-37 रॉकेट से। स्पेस एक्स की और बात करें तो स्पेस एक्स का टारगेट है कि 2025 तक कमर्शियल स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा जिसका नाम होगा हेवन 1। GSLV F-12 के द्वारा NVS-01 उपग्रह लॉन्च किया गया। SSLV D2 के द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07, जैनुस 01 और आज़ादी सेट 2 को लॉन्च किया गया। SSLV की बात करें तो ये भारत का सबसे छोटा रॉकेट है। PSLV C-54 के द्वारा INS-2B सैटेलाइट को लॉन्च किया गया जो कि भूटान की सैटेलाइट है। PSLV C-55 के थ्रू TeleOS-2 को लॉन्च किया गया जो कि एक सिंगापुर की सैटेलाइट है। PSLV C-56 के द्वारा DSR सैटेलाइट को लॉन्च किया गया जो कि सिंगापुर की सैटेलाइट है। PSLV C-57 के थ्रू आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। और अभी हाल ही में PSLV C-58 के द्वारा एक्सपोसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया जिसके अंदर 2 पेलोड लगे हुए थे, पॉलिक्स और एक्सपेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? US, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन का लिथियम का भंडार कहाँ पाया गया है? तो ये है USA में पाया गया है, अमेरिका के अंदर। इसके बारे में और जान लेते हैं। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने कैलिफोर्निया के साल्टन सागर के नीचे दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की है जिसमें अनुमानतः 18 मिलियन टन लिथियम के भंडार उपस्थित हैं।
ये लिथियम जो होता है किसके लिए यूज होता है? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 375 मिलियन से अधिक बैटरियों का निर्माण करने की क्षमता रखता है। अब साल्टन सागर की बात करें तो यह एक उथली खारी झील है जो दक्षिणी कैलिफोर्निया के निचले कोलोराडो रेगिस्तान में स्थित है। लिथियम के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। लिथियम का जो रासायनिक जो प्रतीक है वो है Li। यह एक नरम तथा चांदी के समान चमकीली सफ़ेद धातु, जैसा कि आपको पीछे दिख रही होगी बैकग्राउंड में। यह सबसे हल्की धातु है और सबसे हल्का ठोस तत्व है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3। अभी भारत के अंदर भी लिथियम को खोजा गया था, तो कहाँ खोजा गया था? जम्मू कश्मीर में खोजा गया था। वेनेडियम की खोज कहाँ हुई थी? तो गुजरात में हुई थी। टेंटलम की खोज कहाँ हुई है? तो पंजाब के अंदर सतलज नदी के पास में हुई है। थोरियम कहाँ खोजा गया है? तो केरल के मोनोजाइट मृदा में अभी थोरियम की प्रेजेंस मिली है। लिक्विड में पाए जाने वाले नॉन मेटल यानी कि अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन है। सॉफ्ट मेटल यानी कि जो बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है, सॉफ्ट धातु है, वो कौन सा है? सोडियम, जिसको कि चाकू की मदद से भी काटा जा सकता है। इसको किस में रखा जाता है? जिससे रिएक्टिव ना करें तो इसको रखा जाता है केरोसिन में, क्योंकि यह हाईली रिएक्टिव होता है। भारत में पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 4 देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सुकेश मसरा, एडी राजोएलिना, श्वेता थाविसिन, फेलिक्स त्सिसेकेदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुकेश मसरा। तो सुकेश मसरा हाल ही में 4 देश के प्रधानमंत्री बने हैं। एडी राजोएलिना की बात करें तो ये हाल ही में मेडागास्कर के राष्ट्रपति बनी हैं। श्वेता थाविसिन की बात करें तो ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी हैं। और फेलिक्स त्सिसेकेदी की बात करें तो यह हमने कल की करंट अफेयर्स में देखा था कि ये कांगो देश के राष्ट्रपति बने हैं। अब बात हुई यहाँ पर 4 देश की, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो 4 देश अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी क्या है? अनजमेना। और यहाँ की मुद्रा क्या है? फ्रांक। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मोहम्मद इद्रिस। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं वो बन गए हैं सक्सेस मसरा। हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों के बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। तो डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों के बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। अब बात हुई डेनमार्क की, तो डेनमार्क को देख लेते हैं। ये किसका एक राज्य है, किसका एक देश है? तो ये यूरोप का एक देश है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। यहाँ की रानी कौन थी अब तक? मार्गरेटा, जिन्होंने कि अब संन्यास ले लिया है। प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है? आंद्रेस फाग रासमुसेन। यहाँ की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोना। तो यहाँ की मुद्रा है डेनिश क्रोना। और डेनमार्क का ही कंट्रोल किसके ऊपर है? ग्रीनलैंड के ऊपर है। जैसे कि आपको यहाँ पर ग्रीनलैंड दिख रहा होगा ऊपर की साइड में, तो ग्रीनलैंड पर हक किसका चलता है? किसका मालिकाना हक है उस पर? तो डेनमार्क का ही है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ का राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। पशु यहाँ का एशियाई शेर है। और राजकीय वृक्ष है बरगद। राजकीय पुष्प है गेंदा। और राजकीय नृत्य है यहाँ का गरबा और डांडिया। यहाँ पर नेशनल पार्क देखे जाते हैं वंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मरीना नेशनल पार्क। यहाँ पर कुछ डैम भी बने हुए हैं। सरदार सरोवर डैम है नर्मदा नदी के ऊपर, उकाई बांध है ताप्ती नदी के ऊपर, कडाना बांध है माही नदी के ऊपर, और दांतीवाड़ा है बनास रिवर के ऊपर, बनास नदी के ऊपर। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स की अपडेट मिलती रहेगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।